चार राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे काफ़ी हद तक डिफाइनिंग मोमेंट कहे जा सकते हैं और राष्ट्रीय राजनीति पर इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील डांग साहब। सर, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। आपको इन नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी प्राइमरी रिएक्शन क्या है? ये चुनाव के जो नतीजे हैं जो मैं देख रहा हूँ, ये देश को ही नहीं बीजेपी को भी चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जितनी कांग्रेस को मध्य प्रदेश जैसी जगह पर सीटें मिल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा में वो ट्रेल कर रही है। यानी कि 71 सीटों पे अभी तक मैं जो देख रहा हूँ वो उनको आती नज़र आ रही हैं, बाकी 78 पे वो ट्रेल कर रही है। तो ये उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। दूसरा, उनका ये मानना था कि छत्तीसगढ़ तो शायद कांग्रेस को चला जाएगा, अब वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और अगर जो भी चुनाव का नतीजा आएगा वो क्लोज शेव होगा, यानी कि सरकार बन रही होगी तो 47 पे, ऑपोजिशन होगा तो 43 पे। एक ऐसी स्थिति जिसमें निर्दलियों की दरकार हो सकती है। जी, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को आप नकार नहीं सकते, या स्टेट लेवल की पार्टी की भागीदारी को आप देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ कांग्रेस को भी चौंका गई वो तेलंगाना है। राजस्थान में तो खैर नज़र आ रहा था कि बहुत अंदर ही अंदर एक ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी जिसको लोग आया राम गया राम के नाम से देख रहे थे कि यूं हुआ तो ये संभावना होगी। यहाँ तक की संभावनाओं की भी चर्चा लोग कर रहे थे, अस्पष्ट रूप से। कोई ऐसा नहीं कि उसका कहीं प्रमाण मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें वसुंधरा और अशोक गहलोत की दोनों की दोहरी भूमिकाओं को लोग देख रहे थे। नहीं, लेकिन राजस्थान में भी तो इस बार चुनाव ऐसा था सर कि जिसमें ये माना जा रहा था कि जो परिपाटी है वो टूट सकती है, यानी बारी बारी से सरकार आने की, यानी अशोक गहलोत को भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा था अपनी सरकार दोहराने के लिए। मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जो अंदर का द्वंद्व चल रहा था, प्रतिद्वंद्व चल रहा था पायलट को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर, मुझे लगता है कांग्रेस कहीं जीतने की जगह उनको निपटाने में ज़्यादा लगी रही। और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया, राजेश पायलट वाला एपिसोड लास्ट मोमेंट पे उठाकर। बिल्कुल किया, और अंत में उन्होंने ये भी संभावनाओं को हवा दी कि वसुंधरा वापस आ सकती है। स्पष्ट रूप में नहीं कहा, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह से उसके समर्थकों को सीटें दी गई और उनको लड़ाया गया और उसके लिए लड़ाई एक लंबी लड़ी गई, ये वही सीटें हैं जिसके ऊपर अशोक गहलोत आश्वस्त था कि इनको टिकट मिलेगी नहीं और मेरा आदमी जीत जाएगा, पर उनको टिकट मिली और उसके लिए वसुंधरा ने जान लगाई। अगर इन तीनों राज्यों की हम बात करें तो हिंदी पट्टी के तीनों राज्य यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो आपको क्या लगता है, इसको बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की जीत ज़्यादा माना जाए या स्थानीय पार्टी संगठन और स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया? मैं समझता हूँ इसको जनता की जीत को ज़्यादा माना जाए, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं दुखी है। उनको रोज़ पोस्टर्स नज़र आते हैं, विज्ञापन नज़र आते हैं, हर चीज़ नज़र आती है, पर ग्राउंड रियलिटी पे उनको वेलफेयर नज़र नहीं आता। क्या पैसे किसी के अकाउंट में दे देने से, या खाना फ्री दे देने से, या कुछ और फ्री बीज दे देने से क्या देश का विकास होगा? क्या यानी फ्रीबीज के अगेंस्ट में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो वो ज़्यादा जनता को मुफीद लगता है कि भाई मैं कमा के अगर खाना खाता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा खुशी होती है बलस्पत दिया हुआ। तो लोगों के अंदर ये फील है कि हम इस 3 करोड़ जो 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात है, उसमें मेरा पार्टिसिपेशन क्या है? सर, लास्ट मोमेंट पर छत्तीसगढ़ की ही एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने जो मुफ्त राशन योजना है उसको 5 साल और बढ़ाने का ऐलान किया था, और वो भी एक फैक्टर माना जा रहा है। राम मंदिर और ये फैक्टर, आपको लगता है इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा? मुझे लगता है कि लोग राम मंदिर को ज़्यादा बड़ा फैक्टर मानते हैं। खाना एक ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हर चीज़ की जब समापन हो रहा होता है, चाहे वो शादी बारात हो तो खाना है, आप पाठ करते हैं तो उसका आप प्रसाद देते हैं, तो हर जगह अंत तो खाने से ही है। तो लोग चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा अच्छा काम करें, उसके अंत में कुछ ना कुछ तो खाने को भी मिल जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव अब आगे होने वाले हैं, आने वाले 6 महीने में। आप उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या स्पष्ट माना जाए कि अब ये एक टिल्ट नज़र आ रहा है?
मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ज्वालामुखी के गर्भ के अंदर बहुत सारे एक्शन रिएक्शंस होते रहते हैं, लेकिन वो लोगों को पता नहीं होते, क्योंकि लोग ना तो उनके पास जा पाते हैं उस रिएक्शन की वजह से, ना ही उनको समझ है इस चीज़ की। लेकिन जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी का, तो ही पता चलता है कि उसमें कितना गरल निकला बाहर, कितने ही उसके अंदर ताप था। तो पॉलिटिक्स के अंदर वही अभी चल रहा है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ 2024 के चुनाव में, नरेंद्र मोदी एक अभी भी लोगों के लिए हीरो वाली छवि है और उन्होंने पार्टी को तोड़ा है। मैं प्रशंसक किसी का नहीं हूँ स्वतंत्र पत्रकार होने की वजह से, लेकिन जो अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसको मैं खुल कर भी कहता हूँ। अभी तक जो काम कह सकते हैं 24 का जो चुनाव है वो करीब करीब तय हो चुका है। मैं तो 29 की बात कर रहा हूँ अभी इनके लिए। 24 का चुनाव तो ये लोग इसको लगभग ख़त्म कर चुके हैं, यानी मुद्दे ही नहीं है। आप किस चीज़ को एजेंडा बनाने वाले हैं, किस चीज़ को आपने होमवर्क दिया है आपने रूलिंग पार्टी को, आपने तो कोई होमवर्क दिया नहीं। चीज़ और ओपोजिशन आपने कोई होमवर्क नहीं दिया। ऑपोजिशन के तौर पर कांग्रेस पार्टी जो बाकी समान विचार वाली पार्टियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रही थी और इंडिया गठबंधन उभर कर सामने आया था। हालांकि उसकी गतिविधियां भी पिछले कुछ महीनों से शांत हैं जब से विधानसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ा। आप क्या कहेंगे, यहाँ से आगे इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा? और कांग्रेस की जो बार्गेनिंग एबिलिटी है, जो कांग्रेस की कैलकुलेशंस में रही होगी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे जब मुफीद होंगे तो वो छोटे दलों पर ज़्यादा दबाव बना पाएगी, वो अब मुमकिन नहीं होगा? मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अगर कांग्रेस ये मान रही है कि वो माला का धागा है, तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तेलंगाना में देख लीजिए, केसीआर अब कैसे साथ आएगा जो कि उससे हार गया है, ऐसे अरविंद केजरीवाल कैसे साथ आएगा। ऐसे ही और जगहों पर भी जहाँ बड़े लोग हैं, जैसे कि बंगाल है, बंगाल में भी आप कल से देखिएगा, जब अपना कल जो निष्कासन होगा, तो निष्कासन के बाद में उबाल खाएगी बंगाल की पॉलिटिक्स। वो चाहेगी कि तीसरा मोर्चा बने, मैं कांग्रेस के साथ ना जाऊं, क्योंकि कांग्रेस से निकल कर आई हूं, अगर मैं उसमें समाहित हो गई तो मेरा सारा का सारे समर्थक वहां वापस चले जाएंगे। तो ये चीज़ें एक डर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विपक्ष की भूमिका है वो 0 बटा सन्नाटा जैसी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील डांग साहब, स्पष्ट तौर पर ये बताते हुए कि आने वाले दिनों में विपक्षी भूमिका 0 बटा सन्नाटा लग रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का जो चुनाव है वो करीब करीब पूरा माना जा सकता है।